हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन और फास्फोरस साइकिल को। प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टार्ट की थी बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें हमने ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल को। कार्बन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। मतलब कि कार्बन जो है वो एक बहुत ही वेरिएबल एलिमेंट है। कार्बन वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी अपने अराउंड चीज़ देखते हैं वो मोस्टली कार्बन की ही बनी होती है। जैसे कि जब जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो भी कार्बन की ही बनी होती हैं। इसी प्रकार से जो डायमंड, ग्रेफाइट है, ये सब भी कार्बन का ही बना होता है। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल में जो स्केलेटन होता है वो भी कार्बन के ही बने होते हैं। अब ये जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब बहुत सारे मिनरल्स में हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये सब भी कार्बन के ही बने होते हैं। उसके बाद है द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट। मतलब कि बहुत सारे एनिमल के जो स्केलेटन है, मतलब एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, ये भी कार्बन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एनिमल में ये एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कार्बन के ही बने होते हैं। ठीक है, और एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में कार्बन साइकिल जो है वो चलती है। ठीक है, तो हम पूरी कार्बन साइकिल को दो साइकिल में डिवाइड करते हैं, एक बायोलॉजिकल साइकिल और सेकंड जियोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइकिल मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में किस प्रकार से कार्बन कंपाउंड जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो सनलाइट प्लस ऑक्सीजन और सॉइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तीनों कंबाइन होकर फोटोसिंथेसिस करेंगे और फॉर्म होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब इन प्लांट को कंज्यूम करेगा एनिमल्स, मतलब कि प्लांट प्रोड्यूसर्स को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बिवोरस, और हर्बिवोरस को कंज्यूम करेगा कार्निवोरस। ठीक है, तो ये जो कार्बन कंटेंट है वो प्लांट से चला जाएगा एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट से एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब इन एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन। ये जो एनिमल है वो रेस्पिरेशन करता है, जिसमें ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के अपोजिट होगा, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन साइकिल में बताया था। ठीक है, ये रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि जो सेल में हो, एनिमल की जो सेल में रेस्पिरेशन होता है उसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो जाता है लंग्स में, और लंग्स से ब्लड के थ्रू जाएगा सेल तक। ठीक है, सेल में प्रेजेंट होगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसके साथ ही वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू ही बाहर कर दिया जाता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर को वापस दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पहले प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ठीक है, अब इस प्लांट को खाएगा कंज्यूमर्स, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो एनिमल्स है उसमें रेस्पिरेशन होगा
ठीक है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब इन एनिमल्स की डेथ होगी, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरेंगे, मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेथ होगी, तो उसके बॉडी का होगा डिकम्पोजिशन। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू। ठीक है, जिससे जो कार्बन कंपाउंड है वो फर्दर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है, जो प्लांट की टहनियाँ हैं या फिर पत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे सॉइल में डिपॉजिट होते जाते हैं, मतलब उसमें धंसते जाते हैं। इसके साथ ही कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी भी सॉइल में धंसते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद ये फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब इस फॉसिल फ्यूल का होता है कंबसन। कंबसन मतलब कोई भी चीज़ का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग को कहा जाता है कंबसन। ठीक है। कंबसन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल साइकिल हुआ जिसमें बायोटिक कंपोनेंट के बीच में कार्बन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल को। जियोलॉजिकल साइकिल मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में किस प्रकार से कार्बन कंपाउंड जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट मतलब हम बात करते हैं एयर की, सॉइल की और रॉक्स की। तो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। तो जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ। ठीक है। और ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड पानी के साथ मिक्स होगा और जब रेन वाटर के साथ एसिडिक मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है एसिडिक रेन वाटर। ठीक है। तो जब एसिडिक रेन वाटर रॉक्स में ठीक है, तो जब एसिडिक रेन वाटर रॉक पर आएगी तो जो रॉक है वो डिग्रेड होता है, टूटने लगता है और इसमें जो कार्बोनेट कंपाउंड है वो सॉइल में चला जाता है। ठीक है। और जब रेन वाटर आता है तो अपने साथ ये सॉइल को बहाकर ले जाता है जिसमें कि कार्बोनेट कंपाउंड प्रेजेंट है। अब ये कार्बोनेट कंपाउंड वाटर रिजर्वायर में जाते हैं। ठीक है। और वाटर रिजर्वायर में जाने के बाद ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं। ठीक है। और कई सालों तक डिपॉजिट होते जाने के बाद ये लाइमस्टोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब वाटर रिजर्वायर के बेस में प्रेजेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट दोनों साइड में। ठीक है। अब दोनों टेक्टोनिक प्लेट के बीच में ये मूव करेंगे लाइमस्टोन और मूवमेंट के कारण यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन जाता है। इस गैप में जो हमारा लाइमस्टोन है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि अर्थ की डीपर लेयर में चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा। वहाँ पे जब लाइमस्टोन आएगा तो उस टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ये टूटने लगता है और जब ये टूटता है तो इसमें से जो कार्बन कंपाउंड है वो वल्केनिक इरप्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है। इस प्रकार से जो साइकिल होता है वो चलता रहता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर से जाएगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्स होके जाएगा रॉक्स में और जब रॉक्स टूटेगा तो ये जो कार्बन कंपाउंड है वो वाटर के साथ बहकर जाएगा वाटर रिजर्वायर में और वहाँ पे वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाता है। डिपॉजिट होकर वो फॉर्मेशन करता है लाइमस्टोन का। ठीक है। अब जो वाटर रिजर्वायर है उसके नीचे उसके बेस पे टेक्टोनिक प्लेट प्रेजेंट होता है जिसमें मूवमेंट होते रहते हैं और मूवमेंट की वजह से जो लाइमस्टोन है वो नीचे अर्थ की डीपर लेयर में आ जाता है। ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रहता है जिसके कारण जो लाइमस्टोन है वो टूटने लगता है और वहाँ से जो कार्बन कंपाउंड है वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे फास्फोरस साइकिल को। ठीक है। तो फास्फोरस जो है वो एक एलिमेंट है। फास्फोरस जनरली एटमॉस्फेयर में सॉलिड या फिर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फास्फोरस साइकिल जो है वो सबसे स्लोएस्ट साइकिल होता है। अब फास्फोरस का जो मेन सोर्स है वो है रॉक।
ये सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका साइकिल देखते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस रॉक में फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब किसी कारणवश जब इसकी वेदरिंग होती है, मतलब इसमें जब सॉइल वगैरह पड़ता है, तो कुछ टाइम बाद ये टूटने लगता है, और टूटने के बाद जो फॉस्फेट है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब बारिश होती है तो सॉइल का इरोशन होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली ये कि कुछ फॉस्फोरस जो है वो वाटर के साथ बह कर जाता है वाटर रिजर्वायर में, ठीक है। और यहाँ से ये फॉस्फेट नीचे सॉइल में जाती हैं, और फिर कई सालों के बाद ये रॉक्स में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर से रॉक में चला जाता है जो फॉस्फेट है। और दूसरी होती है, जो सॉइल में फास्फोरस प्रेजेंट है, उसे प्लांट का जो रूट है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब एक और प्रोसेस है, जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, तो सॉइल में तो उससे भी फास्फोरस जो है वो प्लांट में जाते हैं, ठीक है। अब इन प्लांट को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर्स, मतलब कि प्लांट्स को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को सेकेंडरी, और सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट है वो प्लांट से चला जाएगा एनिमल में, और जब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो उसके बॉडी को बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। इसमें डिकम्पोजिशन होगा, जो कि वापस से सॉइल में चली जाती हैं, और सॉइल से, ठीक है, सॉइल से कई सालों बाद ये रॉक्स में वापस से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस का जो मेन सोर्स है वो था रॉक। जब रॉक टूटती है तो वो सॉइल में चला जाता है, ठीक है, और सॉइल से वाटर के थ्रू वाटर रिजर्वायर में, और वहाँ से फिर से ये नीचे डिपॉजिट होते जाता है, और कई सालों के बाद ये रॉक्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्लांट जो है वो इस फास्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू। अब ये फास्फोरस चला जाएगा प्लांट में, और प्लांट को कंज्यूम करेगा एनिमल्स, ठीक है, जिससे प्लांट में जो फास्फोरस है वो जाएगा एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है। और जब इनकी डेथ होगी, मतलब प्लांट्स और कंज्यूमर्स की जब डेथ होगी, तो इसके बॉडी का होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है, बैक्टीरिया फिर फंगस के थ्रू, जो वापस से सॉइल में चला जाएगा, और सॉइल से भी फिर कई सालों के बाद ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा, ठीक है।